दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास में अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत और अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं, इनके अर्थ को इस वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं। दोस्तों आप अभी तक हमारे YouTube परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि होती है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, उसे क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है, वृद्धि और अभिवृद्धि ये जो दोनों नाम है दोस्तों, ये एक ही है। ये भी हमारे मन में किसी प्रकार का इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृद्धि को ही शिक्षा मनोविज्ञान में अभिवृद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा डाउट क्लियर होता है। जबकि विकास व्यक्ति के सभी पक्ष यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तनों का सूचक होता है। और विकास क्या हो गया? विकास हो गया जिसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, जो भावनात्मक जो हमारा विकास होता है, जिसमें सामाजिक विकास भी शामिल किया जाता है। ये जो हमारा विकास, ये जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं हम विकास। अब देखिए, अभिवृद्धि व विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उसी समय प्रारंभ हो जाती हैं। कब? जब शिशु बालक में गर्भाधान हो जाता है, यानी शिशु का गर्भाधान हो जाता है, तब शिशु में अभिवृद्धि और विकास दोनों प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी लगातार चलती रहती है। जब वह बच्चा शिशु जन्म ले लेता है तो अभिवृद्धि और विकास से लगातार ये क्रम है वो चलता रहता है। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिससे उस बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता रहता है। ये हमने यहाँ पर जाना कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि के संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये कोशिकाओं की वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि है। और विकास में हमारा शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, सामाजिक या संवेगात्मक विकास इसमें शामिल किया जाता है। अब हम यहाँ पर इस डाउट को क्लियर करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। इस चित्र में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि शिशु किस प्रकार वह बैठना सीख रहा है, फिर लुढ़कना सीख रहा है, फिर खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा है, और फिर धीरे धीरे उसकी अवस्था के अनुसार वह आगे यानी बढ़ता चला जाता है, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। ये क्या है? ये अभिवृद्धि है। इसे क्या कहेंगे? हम अभिवृद्धि कहेंगे, क्योंकि शिशु ने पहले बैठना सीखा, उसने लुढ़कना सीखा और वह चलना धीरे धीरे सीख रहा है। किस कारण सीख रहा है? यानी उसका जो शरीर है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, उसमें लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए वो हो गई उसकी अभिवृद्धि। और विकास में देखिए, विकास ये अभिवृद्धि हो गई। अब विकास में क्या होगा? विकास में उसका जो ये शरीर की जो वृद्धि हुई है, शरीर का जो विकास हुआ है, ये फिर उसका जो मानसिक विकास हो रहा है उसका, यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वह बैठना सीख रहा है, लुढ़कना सीख रहा है, उसके जो शारीरिक, उसका जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। तो ये हो गया, यानी मानसिक विकास भी उसमें शामिल हो गया। ये सामाजिक विकास, यानी वो समाज में रह करके अनेक नैतिक मूल्यों को सीख रहा है, उसका सामाजिक विकास। और साथ में उसके जो संवेग हैं, उन संवेगों का विकास भी हो रहा है। ये जो सब बातें हैं वो क्या है? विकास है। यानी अभिवृद्धि किसका हिस्सा है? विकास का हिस्सा। और विकास है इसमें जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जो भावात्मक जो पक्ष आ जाते हैं, वो संपूर्ण जो विस्तृत जो व्याख्या है वो क्या है? विकास है। और अभिवृद्धि है वो मानव जीवन का एक पक्ष है, जिसमें कोशिकीय वृद्धि को शामिल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए, इस दूसरे चित्र के द्वारा हम और सीखेंगे अभिवृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है। देखिए, अभिवृद्धि एक संकुचित क्षेत्र है, ये अभिवृद्धि। और अभिवृद्धि, ये जो विकास का जो क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें मानसिक विकास को शामिल किया गया है, सामाजिक विकास को शामिल किया गया और संवेगात्मक विकास को शामिल किया गया है। और जबकि अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास को शामिल किया गया है। तो अभिवृद्धि विकास का जो हिस्सा होने पर उसमें शारीरिक विकास भी शामिल हो गया। तो ये जो अभिवृद्धि और विकास की अवधारणा है। अब हम विकास और अभिवृद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंक ने कहा है अभिवृद्धि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि है। यानी ये हमने चर्चा की कि अभिवृद्धि क्या है? कोशीय जो वृद्धि होती है मानव शरीर में, शिशु में, वो क्या है? अभिवृद्धि है।
हरलोक ने देखो क्या कहा है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं। उसमें तो किन किन को शामिल किया गया, उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक, सामाजिक गुणों को भी उसमें शामिल किया जाता है। इस बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अभिवृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है और वृद्धि है उसे मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि, और दोनों एक ही शब्द हैं। शरीर व उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। किस प्रकार देखें, जिस प्रकार से देखो दोस्तों, अंगों का आकार बढ़ता है, हड्डियों का आकार बढ़ता है, हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, तो हम उसे नाप और तोल सकते हैं। लेकिन विकास, जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट कहा जाता है, का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य है, यानी अभिवृद्धि इसका पार्ट है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है, हम उसे नाप सकते हैं, लेकिन ये बढ़कर विकसित और मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे नापना बहुत ही कठिन है, नापा नहीं जा सकता है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास देखिए क्या है और क्या क्या इनमें दोनों में अंतर है। अभिवृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, विकास होता है वो आंतरिक होता है। देखिए हमने इसका शुरुआत में ही हम चित्र के माध्यम से सीख चुके हैं कि अभिवृद्धि है शरीर का जैसे जैसे विकास होगा उसका जो आकलन है हम बाह्य रूप से कर सकते हैं, लेकिन विकास जो हमारा शारीरिक, मानसिक, भावात्मक जो विकास, संवेगात्मक विकास हो रहा है वो आंतरिक यानी अंदर से होता है, तो हम उसका आकलन नहीं कर सकते, यानी उसको मापना बहुत ही कठिन है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, यानी उसका जो क्षेत्र है वो संकुचित है, लेकिन विकास है वो व्यापक है, उसमें जो मानव का जो है अनेक पक्षों को उसमें शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद में रुक जाती है। कुछ समय के बाद अभिवृद्धि कैसे रुक जाती है कि हमारे शरीर के अंगों का विकास होना है, तो शरीर के अंग हैं जितने बढ़ने हैं उतने ही बढ़ते हैं, वो अपनी एक निश्चित सीमा के बाद में नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे हाथों की अंगुलियों को बढ़ना है तो हाथों की अंगुलियां जितनी बढ़ेंगी, जितनी विकसित होनी उतनी होंगी। हमारे शरीर के अंग हैं जितने विकसित होने उतने होते हैं, लेकिन विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी मानव जब गर्भ धारण कर लेता है, शिशु जब गर्भ धारण कर लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत तक विकास है वो लगातार चलता रहता है, यानी वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें आते रहते हैं। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, कोई दिशा इसकी वो निश्चित नहीं है, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है, यानी विकास है वो एक निश्चित दिशा में ही होता है। इसमें अभी विकास के जो सिद्धांत है उनमें पढ़ेंगे कि मनुष्य का जो सबसे पहले है वो सिर का विकास होता है, सिर के बाद में उसके गर्दन, धड़ और लास्ट में उसके पैर का विकास होता है। तो ये विकास की एक क्या हो गई, निश्चित दिशा हो गई। तो इस प्रकार है वो विकास की दिशा है वो निश्चित है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अभिवृद्धि का कोई है वो निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन विकास का जो क्रम है वो एक क्या है, निश्चित है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि परिणाम संबंधी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त की जाती है, लेकिन विकास में क्या होता है, बालक की कार्यक्षमता, कुशलता और व्यवहार में प्रगति लगातार होती रहती है। अभिवृद्धि के साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है कि अभिवृद्धि होगी तो विकास होगा, ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन विकास वो वृद्धि के बिना संभव नहीं है, यानी वृद्धि होगी तो ही विकास होगा। कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार, भार में समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता है, ये हमने देखा है, परंतु उनकी जो कार्य क्षमता है और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक जो योग्यता है उसमें बराबर प्रगति होती रहती है, लेकिन अभिवृद्धि उनकी वो रुक जाती है। लेकिन इन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक जो योग्यताएं हैं उनमें प्रगति होती रहती है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। हमने देखा कि शिशु की जो लंबाई बढ़ रही है, उसका भार बढ़ रहा है, हम उसे माप सकते हैं, लेकिन विकास को प्रत्यक्ष मापना बहुत ही कठिन है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, जो सामाजिक जो विकास होते हैं इन्हें हम माप नहीं सकते हैं। अभिवृद्धि संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास संख्यात्मक और मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक पहलू भी है। किस प्रकार से देखिए कि विकास में अभिवृद्धि को शामिल किया जाता है और अभिवृद्धि को संख्यात्मक और मात्रात्मक रूप से, यानी हड्डियों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, और भार है, मनुष्य का भार बढ़ेगा तो मात्रात्मक हो गया। तो इस प्रकार से विकास में अभिवृद्धि शामिल होगी तो ये दोनों संख्यात्मक और मात्रात्मक हो गए। लेकिन गुणात्मक किस प्रकार से, उसमें गुणों की भी वृद्धि होती है,
संयोगात्मक गुण आ जाते हैं, सामाजिक आ जाते हैं, मानसिक क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो ये अभिवृद्धि और विकास में दोनों में अंतर है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अभिवृद्धि और विकास में निम्न में से कौन सा अंतर है या कौन सा अंतर नहीं है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, इन सिद्धांतों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और हमारे ये जो टॉपिक है इस वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। ये सब डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। विकास सभी के लिए समान है। विकास देखिए किस प्रकार से सभी के लिए समान है। सभी बालकों के विकास का एक समान प्रतिरूप होता है कि बालक की पहली अवस्था आएगी, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये अवस्था लगातार इनका क्रम वो सभी बालकों के लिए निश्चित समान है। एक अवस्था के बाद में दूसरी अवस्था आती है। चलने के बाद से पहले बालक खड़ा होना शुरू होता है, ये भी निश्चित। जो बालक गर्भ के समय से पूर्व अगर जन्म ले लेता है, यानी उसका जो गर्भ काल का जो समय है उससे पूर्व वह जन्म ले लेता है, तो इसका जो विकास है वो 1 वर्ष तक धीमी गति से होता है। लेकिन जैसे ही वह 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है, उसका जो विकास है वो 1 वर्ष के बाद में जो सामान्य जो शिशुओं की तुलना में उसका भी बराबर हो जाता है। तीव्र वृद्धि एवं सामान्य बुद्धि वाले बालकों के विकास का जो क्रम है वो समान होता है। चाहे उसकी बुद्धि सामान्य हो, तीव्र हो, लेकिन उनका जो विकास का जो क्रम है वो निश्चित यानी समान है। भले ही उनके विकास की गति में अंतर हो। विकास की गति में अंतर हो सकता है, किसी में लेट अवस्था आ सकती है, कोई जल्दी खड़ा होना शुरू हो सकता है, कोई जल्दी चलना शुरू हो सकता है, लेकिन वो इस क्रम के अनुसार ही चलता है। विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक जहाँ 6 माह में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करता है, लेकिन जैसे ही वह 1 साल का हो जाता है, 1 वर्ष का हो जाता है, तो वह उस वस्तु को एक हाथ से पकड़ना शुरू कर देता है। यानी वह उसने सामान्य यानी 2 हाथों से पकड़ा और विशिष्ट प्रतिक्रिया को और यानी उसने 1 हाथ से उस काम को करना शुरू कर दिया। ये वाक्मिता का जो अध्ययन है उसमें बताया जाता है कि क्या कि बालक सबसे पहले जो सामान्य शब्दों को बोलता है, लेकिन बाद में वह सामान्य शब्दों के साथ साथ में वह कठिन शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, विशिष्ट शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। विकास सतत होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शेषावस्था एवं किशोरावस्था में विकास स्पष्ट दिखता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि किस अवस्था में विकास है वो स्पष्ट दिखाई देता है, शेषावस्था और किशोरावस्था में, किंतु अन्य अवस्थाओं में वह दिखाई नहीं देता है। जब अन्य अवस्थाओं में पठार जैसी स्थिति बन जाती है तो विकास तो होता रहता है, किंतु उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है और हमें इसका परिणाम है वो दिखता नहीं है। विकास की गति भिन्न होती है। हालांकि विकास का जो क्रम है सभी बालकों के लिए समान है, किंतु किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करने की उम्र में उसमें अंतर हो सकता है। बालक में उम्र विशेष में अंतर हो सकता है, लेकिन जो उसका जो क्रम है, जो क्रियाओं का जो क्रम है वो उसका समान होता है। उसकी गति जो विकास की गति है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। अलग अलग व्यक्तियों में वृद्धि की गति भी अलग अलग होती है। जैसे जूडो बच्चों में विकास की जो गति है प्राय एक समान होती है, यानी जो वो उनका जो शारीरिक विकास होता है, उनका शरीर की जो बनावट होती है वो लगभग प्राय हमें देखने को मिलती है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है। जन्म के पश्चात शिशु स्पर्श, ध्वनि एवं दृष्टि आदि संवेदनाओं में अंतर नहीं कर पाता है। ये हमने जन्म के समय शिशु में देखा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है विभिन्न संवेदनाओं में वह अंतर करना सीख जाता है और उसमें ये जो संवेग है जिसमें क्रोध, भय, पसंद, नापसंद, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो वह सीख जाता है और इनमें अंतर करना भी, इन संवेदनाओं में अंतर करना भी वह सीख जाता है। विकास में सह संबंध होते हैं। जिन बालकों का मानसिक विकास अच्छा होता है उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, यानी वो मानसिक रूप से पुष्ट होते हैं तो जो वो शारीरिक रूप से भी हृष्ट पुष्ट होते हैं। प्राय ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति एक क्षेत्र की न्यूनता की पूर्ति दूसरी क्षेत्र की उपलब्धता से कर देती है। जिस प्रकार हमने देखा है कि एक सुंदर लड़की है, वो गूंगी है लेकिन वह पढ़ाई में तेज होती है, और एक जो विकलांग जो बालक होता है वह पढ़ाई में हमने कई बार उसको तेज देखा है। तो इस प्रकार की जो एक न्यूनता है वो दूसरे क्षेत्र में उपलब्धि का कारण बन जाती है। स्त्री पुरुष के विकास दरों में भी अंतर होता है। लड़के लड़कियों में जो विकास की जो दर है उनमें भी अंतर होता है। कैसे? जिस प्रकार से लड़कों की तुलना में लड़कियां हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, ये हमने देखा। किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों से ऊंची और भारी होती हैं। कब? किशोरावस्था के प्रारंभ में। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था जाती है होने के बाद में लड़के हैं वो लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों ये कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है
किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों से ऊंची एवं भारी होती हैं या नहीं, कथन और कारण में। और किशोरावस्था समाप्त होती है होते ही लड़के हैं वो लड़कियों से आगे निकल जाते हैं और वो लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं। वृद्धि और विकास की जो क्रिया है वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, यानी वंशानुक्रम का तो इस पर प्रभाव पड़ता ही है, साथ में इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और वातावरण का किस प्रकार से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ बुनियाद का कार्य करता है, वहाँ वातावरण इस बुनियाद पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री और वातावरण जुटाने में सहयोग करता है। यानी जिस प्रकार का वातावरण उसे मिलेगा उस प्रकार के उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो वंशानुक्रम और वातावरण भी वृद्धि और विकास में सहायक है। विकास की प्रवृत्ति आश्रितता से स्वायत्तता की ओर होती है कि जन्म के समय हमने देखा कि बालक पूर्णतः अपने माता पिता पर आश्रित होता है, वह स्वयं मलमूत्र भी त्याग नहीं सकता है, इसके अलावा भी वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी वृद्धि और विकास होता है वह अनेक कार्य है वह स्वतंत्र रूप से करने लग जाता है और वह आश्रित नहीं रहता, वह स्वतंत्र हो जाता है। विकास की दिशा देखिए, विकास की दिशा कैसी होती है, मस्तिष्कोन्मुखी क्रम या सेफोलोकोडल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का प्रारंभ शीर्ष से होकर पैर की ओर होता है, इसे शीर्ष से पैर की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये हमने देखा है कि सबसे पहले बालक के सिर का यानी मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में उसके गर्दन के बाद में हमने देखा है उसके धड़ का, और ये बार बार हम ये पढ़ चुके हैं, उसके बाद में उसके पैरों का विकास होता है। ये होता है मस्तिष्कोन्मुखी, यानी पहले उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, मस्तिष्क के बाद में उसके गर्दन का, फिर गर्दन के बाद में धड़ के जो क्षेत्र उसका विकास होता है, फिर उसके पैरों का। ये जो क्रम है वो प्रत्येक जो शिशु है मनुष्य उसमें ये बराबर ये इस प्रकार से चलता है। तो विकास की दिशा इस प्रकार ही होती है कि सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होगा। निकट दूर का सिद्धांत प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार विकास है वो मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर होता है। देखिए जिस प्रकार से शिशु है वो तो इसमें विकास किस प्रकार होगा, यानी मध्य से इसमें बाहर की ओर, ये इसके हाथ वगैरह हैं तो इसमें जो ये पहले धड़ का विकास और फिर इसका जो विकास है वो इस प्रकार से यानी बाहर की तरफ इसका विकास है वो होगा। पहले यानी मध्य की ओर और मध्य से उसके बाहर की ओर यानी शिरों की ओर इसका विकास होगा। विकास ऊपर से नीचे की ओर, और विकास है ऊपर से नीचे की ओर हमने ये सीखा है कि सबसे पहले सिर का फिर उसके पैरों का विकास होगा अंत में, और मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर तथा अंत में पैर की अंगुलियों का विकास होता है। और इस बात को, इस विकास की दिशा को हमें दोस्तों एकदम से रट लेना है, फिक्स कर लेना है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है, प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता है, यानी हमने देखा कि ऐसे लंबाई के अनुसार विकास नहीं होता है बल्कि वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार देखिए दोस्तों क्या होता है, वर्तुलाकार ये होता है, ये जो क्रम होता है इसे वर्तुलाकार कहा जाता है। इस गति से विकास होने पर विकास सुदृढ़ीकरण होता है। अगर इस गति से विकास होता है तो वो सुदृढ़ीकरण होता है, अगर लंबवत होता है तो वो जो विकास है उसका सुदृढ़ीकरण नहीं होता है। वह एक ही गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटता है और हट करके विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं बढ़ा जाता बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेते हुए प्रतीत होता है ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी बनाया जा सके। देखिए किस प्रकार से ये जो वर्तुलाकार आकृति हमने बनाई, इसमें देखिए इस बिंदु से जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष है इस बिंदु से अपनी यात्रा को अगर आरंभ करता है यहाँ से, तो उसका विकास यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो क्रम उसका चलता है तो ये विकास वापस पीछे की ओर आया और इसका विकास का सुदृढ़ीकरण हुआ और फिर ये आगे की ओर चलता है। यानी विकास पहले पीछे मुड़ता है और पहले वाले जो विकास है इस पहले वाले विकास को क्या किया इसने स्थायी किया और स्थायी करके आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ के फिर इसने इसी विकास को स्थायी किया, फिर ये आगे की ओर बढ़ा। तो यानी विकास है वो पीछे मुड़कर पहले वाले जो विकास को स्थायी बनाने का प्रयास करता है और स्थायी बनाने का प्रयास करने के बाद में वह आगे की ओर गति करता है, यानी आगे की ओर बढ़ता है। तो विकास है वो लंबवत नहीं यानी सीधा नहीं होता, यह वर्तुलाकार होता है।
दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने और हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें।